बंगाल में चुनाव खत्म होते ही पिंजरा खुल गया और जो कैद करके रखे हुए थे उनको जमानत मिल रही है। मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। अगर आप इस खबर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम का कैसा नंगा नाच हो रहा है। इधर चुनाव खत्म और उधर जेल का दरवाजा खुल गया, जमानत मिल गई है। और किसको जमानत मिली है, पहले यह समझ लीजिए कि जेल के अंदर गया कौन था। आईपैक एक संस्था जो चुनाव के अंदर तमाम तरीके के सर्वे कर रही थी ममता बनर्जी के लिए, एक प्राइवेट संस्था, इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी, वो एक एजेंसी जो ममता बनर्जी के लिए इस पूरे चुनाव को मैनेज कर रही थी, उस एजेंसी के डायरेक्टर, उस एजेंसी के सह संस्थापक, उनको चुनाव से, वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले उठा करके जेल के अंदर डाल दिया। मैं अगर इसको थोड़े से छोटे स्वरूप में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप यूं समझिए कि आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं या आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और जब आपकी वोटिंग के अंदर 10 दिन का समय रह जाए, आप सरपंची का मान लीजिए कि चुनाव लड़ रहे हैं, और जो आपका सबसे खास, सबसे करीबी आदमी है, जो आपकी आंख, नाक, कान इस वक्त में बना हुआ है, अगर उसको उठा करके कहीं पर ले जाया जाए तो बताइए आपके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से यह हुआ था। 23 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होना था और उससे 10 दिन पहले 14 अप्रैल को विनेश चंदेल, आईपैक एजेंसी के डायरेक्टर से संस्थापक, उनको उठा करके ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर, एक एक शब्दों पर मैं जोर देकर के इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मामले की गहराई को समझे। छोटी मोटी किसी थाने के अंदर एफआईआर नहीं हुई थी, या किसी दरोगा ने या किसी सीआरपीएफ के जवान ने 4 डंडे नहीं मारे थे भैया। ईडी आई थी, ईडी, और ईडी जब आई थी तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लेकर के आई थी, पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी हुई थी, और महज 10 दिन के अंदर अंदर जेल के फाटक खुल गए। और बड़ी बात आप सुनिए, जो जमानत हुई है वो जमानत निचली अदालत से हो गई। उस जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं कहीं नहीं जाना पड़ा, निचली अदालत से जमानत हो गई। और उसमें भी और चौंकाने वाली बात सुनिए, सरकार ने विरोध ही नहीं किया, सरकार ने कुछ कहा ही नहीं, कोर्ट ने जमानत दे दी। आमतौर पर सरकार की तरफ से कहा जाता है, सरकारी वकील की तरफ से कहा जाता है कि हम इस मामले के अंदर, हमारे पास में और सबूत हैं, अगर आरोपी को छेड़ा गया है तो सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, हम 14 दिन की और रिमांड की मांग करते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि चुनाव खत्म हो गए थे। भाई कमाल है, इससे ज्यादा जो है वो और किस तरीके से आप सिस्टम को नंगा होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं इस खबर के अंदर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आपको बताने वाला हूं, किस किस नेता ने क्या कुछ कहा है, डिटेल में खबर मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन जरा इस लाइन को अपने दिमाग में बैठाइए और अपने आप से पूछिए, या जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है उससे पूछिए कि भैया ये था क्या, ये था क्या आखिरकार। ये तो मतलब घनघोर तरीके से बादल आए और उसके बाद में चंद फुहार भी नहीं आई। मतलब ईडी आई, पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया और सीधे डायरेक्टर को उठा करके ले गई। और ना केवल डायरेक्टर को उठाया गया बल्कि आईपैक को यह कहा जा रहा है कि मजबूर किया गया कि आईपैक चुनाव के बीच में अपने कर्मचारियों की छटनी कर दे, उनको हटा दे। मतलब चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में जिनके पास में सारा डाटा है, कौन उम्मीदवार कहां लड़ रहा है, कहां पर कितनी सीटों पर कौन मजबूत है, कहां पर कौन कौन से सॉलिड पॉइंट्स हैं, कहां पर चुनाव के अंदर आखिरी समय पर कौन सी कैंपेनिंग की लाइन वो डिसाइड करनी है, कहां पर किस नेता की मौजूदगी होनी है, कहां पर किस नेता की रैली जरूरी है, कहां पर किस नेता को नहीं भेजना है, कहां पर कौन सा रैली के अंदर थीम रखना है, बहुत बारीकी से चीजें तय होती हैं।
और इतनी बारीकी से चीजें तय होती हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले आप बता देंगे। और वैसे तो कायदे से, जैसे कि आज कोई मुझे ही कह दे कि आज शाम तक जो है वो अपने आपको ऐसे ऐसे 10-15 ये खबर बोलनी है और आप 2 घंटे में बोल करके चले जाइए, नहीं मुमकिन है साहब। बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक खबर के डिटेल में उतरना पड़ता है, फिर उसके बाद में ठहरना पड़ेगा, फिर अगली खबर पर देखेंगे, ऐसे जा करके पूरा दिन जो है वो पूरा होता है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे से 2 महीने पहले की या 10 दिन बाद की खबर बुलवा करके और खत्म कर दे। तो जो रणनीति बनाने वाले चेहरे थे उनको उठा करके जेल में डाल दिया। भारत में आप देखिए कि जब क्रीम के बारे में जब बात होती है ना, जब मैं आपको हर साल आंकड़े देता हूं और जब मैं संसद में सरकार का जो आधिकारिक पक्ष है वो आपको बताता हूं कि इतने लाख लोग भारत को छोड़ करके चले गए हैं, वो कोई रेडी पटरी वाले छोड़ करके नहीं जाते हैं। क्रीम जो होती है, क्रीम प्रोफेशनल जो आदमी होते हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% प्रोफेशनल छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में प्रोफेशनल लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें की जाती हैं। अब आईपैक क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अपना काम कर रही थी, अपना बिजनेस कर रही थी। और ये अमेरिका से लेकर के जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह पर इस तरह की एजेंसीज हैं जो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती हैं, और वो जाती हैं, कैंपेन को डिसाइड करती हैं और उसके बाद में कैंपेन उनके हिसाब से रन करता है, और ये हर जगह पर है। लेकिन आप कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस करते हैं? मुझे लगता है कि खबर इसकी बानगी है। और बड़ी बात, जैसा मैं आपको कह रहा हूं, इस खबर के अंदर सबसे जरूरी चीज ये है कि जनवरी में जब पहला छापा पड़ा, जब आपको याद होगा मैंने आपको खबर भी बताई थी, ममता बनर्जी वो चली गई थी और ममता बनर्जी वो पहुंची थी वहां पर जहां पर ईडी का छापा पड़ रहा था। न केवल ईडी का छापा बल्कि उसके साथ साथ सीबीआई भी उस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी, वो भी आईपैक के ऊपर ही था। यानी कुल मिलाकर के कमर तोड़ने वाली स्थिति, कमर तोड़ने वाली। अब आप बताइए कि ये जो विनेश चंदेल हैं, कितना मुश्किल है किसी भी ऐसी एजेंसी के लिए काम करना या ऐसे प्रोफेशन में काम करना। अब देखिए, जो ये इलेक्शन मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इनके पास में पूरा सिस्टम होता है, पूरी एक तरीके से ये रणनीति बनाते हैं कि भैया यहाँ पर मतवा समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर बंगाली ज़्यादा हैं, यहाँ पर हिंदी भाषी ज़्यादा हैं, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, और वो डिसाइड करते हैं। उनके पास में पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, टीम होती है ऊपर से लेकर के नीचे तक, और उसके बाद में वो अपनी स्ट्रेटजी को नीचे ज़मीन पर उतारते हैं। अब कितना अच्छा काम है अगर ये काम जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कर रहे हैं, अगर वो ना करके आप जो पार्ले कंपनी के लिए काम करें, आप जो है वो हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए काम करें। अब तो खैर हीरो होंडा अलग अलग हो गया है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद है जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो उस वक्त में जो नारा दिया गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो मोदी जी का नारा नहीं था, वो पीयूष पांडे ने लिखा था। और पीयूष पांडे ने वो अच्छे दिन वाला ही केवल जुमला नहीं दिया था, उनके और भी बहुत सारे जुमले हैं। कोको कोला मतलब ठंडा, इस तरह से उन्होंने अलग अलग कंपनीज के लिए काम किया। अब बताइए कौन जो है वो आएगा और राजनीति के अंदर आकर के वो काम करेगा? अगर हमारे जो एडिटर हैं, मान लीजिए आप वो वीडियो काटते हैं किसकी? राजनीति की। जो मैं खबर बोल रहा हूं, हमारे एडिटर जो है वो उसको वीडियो को एडिट करेंगे। अब उनको पता चले कि साहब कल को कोई आकर के पुलिस वाला उठा करके ले जाएगा, वो कहेगा कि ये सर शुक्रिया, थैंक यू, और मैं जो है वो मारुति कंपनी वाला जो है वो मेरे से वीडियो एडिट करवाना चाहता है, मैं उसकी वीडियो एडिट कर दूंगा। एक कोई यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो कंपनियों का वो रिव्यू डालता है, चला जाएगा साहब वो। अब आप बताइए, अगर डायरेक्टर को आप उठा ले रहे हैं, कितना मुश्किल काम है ये, चुनाव में जाना, लड़ना। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। संजय सिंह जो है उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर के, वो कह रहे हैं कि मोदी शाह की कितनी बेहतरीन तानाशाही है, चुनाव के पहले आईपैक के लोगों को गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो, और चुनाव के बाद में ईडी का कमजोर विरोध करा करके अदालत से बाहर कर दो। वारे ज्ञानेश कुमार, मान गए गुरु, गजब चुनाव करवाया है। देखिए,
एक चुनाव के अंदर एक टर्म होती है जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। और आज के वक्त में लेवल प्लेइंग फील्ड की जब आप बात कर रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड में आज की तारीख में यह चीज भी आती है कि आप किसी दूसरे अपने विपक्ष को या दूसरे किसी पार्टी को उसको रणनीति बनाने का कितना मौका देते हैं। भाई ये तो कमाल की बात है। मतलब ये तो गुंडे टाइप के लोग करते थे जो हिंदी पिक्चर्स में हम देखते थे कि किसी आदमी ने जो है अपने पोस्टर छपवाए हैं और पोस्टर कल जाकर के चिपकने थे, और उससे पहले जब वो पोस्टर चिपकाते उससे पहले ही गुंडों ने जो है वो अपने लोग भेजे और उसके बाद में वो उसके दफ्तर में आग लगा करके आ गए, सारे पोस्टर जल करके राख हो गए। मतलब कल जो उनको प्रचार करना था वो सारा प्रचार धुआं धुआं कर दिया, सब खत्म हो गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और आप सोचिए कि अगर इस एक चीज पर इतनी बारीकी से इतनी डिटेल में अगर काम हुआ है तो किस किस चीज पर कितनी बारीकी से और कितने डिटेल में काम हुआ होगा। जरा सोचिए इस बात को। ये कोई आसान या कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं खबर में डिटेल आपको कम बता रहा हूं, लेकिन ये खबर की जो भूमिका है वो आपको इसलिए ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि आप इस खबर का वजन समझें। इस पर कहीं बात नहीं होगी आज। ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये पटियाला कोर्ट से जो है जमानत मिली है, कायदे से आज इस पर डिबेट होनी चाहिए थी कि भैया ईडी क्या ऐसे ही जाकर के आलू टमाटर प्याज हरी मिर्च भिंडी वो जाकर के उठा करके ले आती है, या सोच समझ करके उसके पास में टिप होती है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास में आगे की प्लानिंग होती है, उसके पास में एक पूरी ट्रेल होती है और तब जाकर के किसी के ऊपर गिरफ्तारी होती है। ईडी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कह दिया थाने के अंदर जाकर के कि 1000 रुपए लो और हमारे पड़ोसी को जो है वो उठा करके ले आओ और उसको 4 डंडे मारो। ईडी ऐसे काम नहीं करती है। एक बड़ी संस्था है, हालांकि उसके बारे में उसके डिटेल में कि कैसे 95% केवल विपक्ष के नेता है, उन सब चीजों पर नहीं जाएंगे, बोरवेत वाली बात हो जाएगी। लेकिन ईडी ऐसे काम नहीं करती कि आपने थाने में जाकर के दरोगा को कहा कि भैया मेरा जो भाई है वो बिहार पुलिस में, दिल्ली पुलिस में एसएचओ, एक बार उससे बात कर लीजिए, और उस एसएचओ ने कहा अरे भाई इसके पड़ोसी को उठा करके लाओ और उसको कूट दो, हमारे भाई को परेशान कर रहा है। मतलब ये वाला काम हो रहा है क्या? और ऐसे चुनाव लड़े जा रहे हैं क्या? अब बताइए जरा। जिस तरीके से ये जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, ये वाकई अपने आप में लोकतंत्र की निशानी नहीं है। लोकतंत्र की निशानी कुछ और होती है। खैर, मैं उस वक्त का बयान आपको बता रहा हूं, अभिषेक बनर्जी का बयान जो उन्होंने उस वक्त में दिया था, यानी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब 10 दिन पहले। डबल स्टैंडर्ड साफ दिख रहा है। जिन पर गंभीर करप्शन के आरोप हैं वो पार्टी बदलते ही सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि दूसरों को मौका देख करके टारगेट किया जाता है। अब लोग यह समझ चुके हैं, और समझने वाली बात यही है कि क्या लोगों ने इस बात को समझा है। अभी 10 दिन पहले जो है वो ईडी की रेड पड़ी थी अशोक मित्तल पर, और अशोक मित्तल अब भाजपा में चले गए। वो आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल, लवली यूनिवर्सिटी जो है उनकी है, और उसके साथ साथ मिठाई का काम उनका है जलंधर के अंदर और कई शहरों में, पंजाब में, विदेशों में भी कारोबार बताए जाते हैं। बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। और इतना बड़ा जिसका कारोबार है, व्यापार है, जाहिर सी बात है 10 जगह 15 जगह तो कुछ न कुछ ऐसा आपको मिल ही जाएगा कि आप कुछ न कुछ उसमें से निकाल लें। कौन सी ऐसी फाइल जो है वो ईडी ने रेड के अंदर उनको दिखाई होगी? मतलब ईडी अब जाकर के रेड करके और ये देख रही है, ये पूछ रही है कि आपके पास में क्या क्या है, या ईडी अब जाकर के ये बता रही है कि देखो आपको लेकर के हमारे पास में ये सामान है, अब आपको क्या करना है आप बताइए। और उसके बाद में 10 दिन के अंदर अंदर जो है अशोक मित्तल और उनके साथ में बाकी के लोग सब चले गए साहब बीजेपी के अंदर। और वो इस तरीके से, यानी 7 सांसद गए, 10 में से 7 2/3 उनका पार्टी के अंदर विलय भी हो गया। कोई दल बदलू कानून भी वहां पर लागू नहीं हुआ। बीजेपी के सांसद हो गए वो राज्यसभा के अंदर। अब कमाल है साहब। और ये यहां पर चुनाव से 10 दिन पहले गिरफ्तारी होती है और चुनाव के 10 घंटे भी नहीं बीतते हैं, 12-13 घंटे लगा लीजिए, 14 घंटे लगा लीजिए, और उसके बाद में ये हो गया। तो बहरहाल लोकतंत्र जिंदाबाद। देश में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जिंदाबाद, क्योंकि ज्यादा कुछ कहना
अपने आप को भी मुसीबत में डालने वाली बात है। क्या पता हमारे घर के दरवाजे भी खटखटाने लग जाए। खैर, ईडी के बारे में कहा जाता है कि भैया ईडी वहां आती है जहां पर कई हजार करोड़ का मामला हो। अब कई हजार करोड़ का मामला वो तो है नहीं। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के ये मजाक की बात नहीं है और ये सीरियस है, बहुत सीरियस मामला है। कायदे से अमित शाह जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया ये जो एजेंसीज जिस तरीके से काम कर रही हैं, कोई नहीं पूछता है। आज कहीं डिबेट नहीं होगी इस बात को लेकर के, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है। शेयर कीजिए इस खबर को आप, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें सहायता जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।